नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे नामीबिया की राजधानी विंडहोक। करीब 27 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों और व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की अपनी यात्रा के दौरान नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता और दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने और भारत और नामीबिया के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी होगी। पीएम मोदी नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ऊर्जा, खनिज, टेक्नोलॉजी, रक्षा और पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है। क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, भारत नामीबिया के बीच डायरेक्ट डायमंड ट्रेड कॉरिडोर और भारत की स्वच्छ ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आपूर्ति कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे नामीबिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में। प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। भारत की नामीबिया के साथ साझेदारी आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने और स्वच्छ ऊर्जा मार्गों को बढ़ावा देने और भारत के डिजिटल मॉडल को विदेशों में निर्यात करने में मदद कर सकती है। भारत नामीबिया संबंधों और संसाधनों पर एकाधिकार जैसी वैश्विक चुनौती के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की यात्रा के क्या मायने हैं, करेंगे इस पर चर्चा विशेष मेहमानों से। साथ ही नामीबिया से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। तो जुड़े रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा पर विशेष चर्चा में, और हम आपको बताएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचेंगे। इससे पहले आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नामीबिया पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचने वाले हैं। ये 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी नामीबिया की राष्ट्रपति नेटिम्बो नंदी नदैत्वा से मुलाकात करेंगे। भारत और नामीबिया के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी और आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी विरासत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल सहयोग, कृषि और साथ ही वन्य जीव संरक्षण जैसे समझौते होने का अनुमान है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। भारत नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया में खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नामीबिया के पास यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और नामीबिया के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां नामीबिया में जोरों पर है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया में रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगे। नामीबिया के साथ कई विषयों पर समझौता भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता और साथ में भारत की अफ्रीका के साथ एक्ट ईस्ट की तरह एक्ट अफ्रीका की नीति का भी परिचायक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और नामीबिया के संबंधों की एक नई युग की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, विंडहोक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया के दौरे पर विंडहोक अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव से दूरदर्शन न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों में शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नामीबिया को आर्थिक आजादी दिलाने में भारत मदद कर सकता है। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव।
राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विज़िट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी, और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब जगहों पर भी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा, एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं, और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं, और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा? करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के चीफ़ हैं वो भी इंडिया गए हुए थे। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारा वहाँ पर जो डिफेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो काफ़ी कुछ हमसे यहाँ पर खरीदना चाहते हैं भारत से। कुछ इक्विपमेंट है, बट ये विज़िट के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बढ़ावा होगा। नामीबिया भी की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं, खासकर डीडी न्यूज़ के, वो उनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अगर नामीबिया में व्यापार करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें जो अगर बड़े सेक्टर्स बताऊं तो माइनिंग, मिनरल्स, अभी जैसे इनके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह तो हैं इनके पास, रेयर अर्थ वो सब भी हैं, लेकिन मार्बल है तो काफ़ी इनका अच्छा मार्बल है। यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि भारत से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ट्रेडिंग में यहाँ पर एक हमारी कंपनी है जो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं कि भाषा अलग है, भाषा भी ये अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान है। सर, आपने अभी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जा रही है तो क्या यूरेनियम को लेकर भी किसी समझौते की संभावना है? यूरेनियम पर भी बातचीत होगी, और प्रधानमंत्री के विज़िट के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूरेनियम हमारे नामीबिया से भी यहाँ से इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें क्लैरिफाई करनी है। वो प्रधानमंत्री जी के विज़िट के बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम, मेरे ख्याल से, यूरेनियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति नामीबिया को लेकर है, अगले 10 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? जैसे इंडिया की भी बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ भी थोड़ा रियलाइजेशन है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम बहुत कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया से ला सकते हैं, हमारे जो रिलेशंस है बढ़ सकती है। तो इनकी भी जानकारी अभी बढ़ रही है। तो फिर जैसे अब विज़िट होगी प्रधानमंत्री की, तो फिर काफ़ी लोग जानेंगे कि हाँ, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि भारत और नामीबिया के जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगी, उसमें भविष्य में दोनों के एक मजबूत संबंध होने की संभावना है। और दोनों देशों के बीच अगर संबंध कुछ इस तरीके से मजबूत रहे तो कई सारे सेक्टर्स में भारत और नामीबिया दोनों साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे विस्तार से भारत और नामीबिया के संबंध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सर, बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बोलता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में, जहां शुरुआत उन्होंने घाना से की, फिर ट्रिनिडाद टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील पहुंचे, जहां 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, और फिर ब्राजील के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन भारत और नामीबिया के रिश्तों और प्रधानमंत्री की 5 देशों की इस पूरी यात्रा को किस तरह से दुनिया देख रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, आप तंजानिया, त्रिनिदाद टोबैगो और साउथ अफ्रीका में हाई कमिश्नर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर हम शुरुआत हम भारत नामीबिया से ही कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन 5 देशों की यात्रा में नामीबिया तक पहुंचते पहुंचते आप प्रधानमंत्री की 4 देशों की यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों और बड़े संदेश जो ब्रिक्स ने दिए थे, उसने किस तरह से पूरी भूमिका तैयार की है एक तरह से नामीबिया पहुंचने से पहले? देखिए, ब्रिक्स को अटेंड करने तो जा रहे थे, और ब्रिक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ग्लोबल साउथ से कनेक्ट करते हैं, लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं, और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री नैरेटिव से थोड़ा सा फर्क हो। हम उनके खिलाफत में नहीं हैं, शायद किसी वक्त में ऐसा रुख था, लेकिन आज की तारीख में हमारा रुख थोड़ा बदल गया है और हम सबके साथ चल रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्री से हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है, सारे कंट्रीज में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सबसे। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो विजिट्स हैं, पहले घाना गए, फिर अब नामीबिया आए, और लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील और कैरिबियन। तो फोकस ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज जिनसे हमारा ट्रेडिशनल कनेक्ट है, और लैटिन अमेरिका जो थोड़ा सा फार फ्लंग है, दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही एरियाज में एक और जुड़ाव की बात हो रही है हमारी विजिट, प्राइम मिनिस्टर की विजिट से। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से हमारा बहुत ट्रेडिशनल कनेक्ट है। नामीबिया की विजिट भी अगर देखा जाए तो एक बायलैटरल परिप्रेक्ष्य में देखें और एक अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में देखें। अफ्रीका से हमारा खासा घनिष्ठ संबंध है, ट्रेडिशनल, और मैं कहूंगा कि सबसे यूनिक है। कोई ऐसा कंट्री दुनिया में नहीं है जिसका इंडिया से कोई मुकाबला हो सके। इंडिया की बड़ी यूनिक और स्पेशल रिलेशनशिप है। हम लोग एक ही कुर्सी के, कहते हैं ना, एक टेबल के एक ही तरफ रहे हैं। जो कॉलोनियलिज्म से, इंपीरियलिज्म से पीड़ित देश हैं, हमको उनकी पीड़ा का जो है एम्पैथी है, हमने खुद महसूस करी हुई है।
तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, एक्चुअली इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने नामीबिया का सवाल यूएन में उठाया और अपनी इंडिपेंडेंस के बाद में नामीबिया को खासा मटेरियल एंड मॉरल सपोर्ट किया, स्वापो की एम्बेसी बनाई। तो तब से जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को, जब डीकोलोनाइजेशन करीब करीब खत्म हो गया, उसके बाद अफ्रीका के कंट्रीज से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट टू डेवलप पार्टनरशिप और उनको एक एम्पैथी, एक ब्रदरली रिलेशनशिप। तो मेरा ख्याल है ये जो हमको देखना चाहिए नामीबिया की विजिट और घाना की विजिट, इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में अफ्रीका को बहुत अहमियत दी है। उसके पहले अफ्रीका की विजिट्स हमारी तरफ से अफ्रीका के लिए हाई लेवल विजिट्स नहीं हुआ करती थी और एक ये बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि अफ्रीका से संबंधों में ये देखने की जरूरत है कि अफ्रीका एक ब्रदरली, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है और उसमें ये साझेदारी है कि हम बड़े नहीं हैं और वो छोटे नहीं हैं। हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें भाइयों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रेसिडेंट अफ्रीका की विजिट में करें। तो पिछले 10-12 सालों में मोदी जी के आने के बाद में ये जो कमी थी, जो पहले महसूस हो रही थी, इसको काफी कम किया है और हमने अफ्रीकन कंट्रीज को एक नई इज्जत प्रदान करना, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सेंसिटिव है। हम उसको डॉलर और सेंट्स में ही नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी रिलेशनशिप, वो हमको हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो हम कल अपने कंट्रीज में करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमसे इतिहास, बहुत पैसों की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल एम्बेसडर, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि संघर्ष हम लोगों के कुछ हद तक एक ही जैसे हैं। उपनिवेशवाद के शिकार दोनों ही देश रहे हैं और कई ऐसे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के तमाम ऐसे देश रहे हैं जो उस संघर्ष से गुजरे हैं। प्रोफेसर संजय, संघर्ष भारत और अफ्रीकी उपमहाद्वीप के तमाम देशों को एक साथ लेके आता है, लेकिन एक लंबा समय रहा जहां 27 साल के बाद नामीबिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में नामीबिया के साथ संबंधों को, और खासकर जब हम खनिजों की, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा के हमारे बड़े लक्ष्य हैं, ऐसे में यूरेनियम की आपूर्ति को लेकर हम बात कर रहे हैं, और फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं। किस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा को भारत के भविष्य के लिए देख रहे हैं, भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए देख रहे हैं, यानी कि भारत अपनी भविष्य की नींव रखता हुआ दिखाई देता है प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ? मैं एम्बेसडर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूं। देखिए, 5 देशों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है, उसके जो मेन एजेंडा है, फोकस आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले जो हमारा डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी से हमने अपने डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इन देशों के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करने की तरफ हम बढ़े हैं। और उसमें जो खास विषय है कि जैसे हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई है, उसमें एनर्जी एक बहुत बड़ा इशू, एक कमोडिटी है, एनर्जी एक सिक्योरिटी की तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिस द्रुत गति से बढ़ रही है, जो आज 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो सबसे पहला पक्ष है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। जो दूसरा पक्ष आता है कि इसमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जो खासकर हम बात करते हैं कि लिथियम की बात करते हैं, जो एनर्जी ट्रांजिशन को और मोटर व्हीकल्स के लिए लिथियम यूज़ करने के लिए, तो उसमें नामीबिया के पास बहुत प्रचुर मात्रा में लिथियम है। साथ ही साथ यूरेनियम की जब हम बात करते हैं और उसको सिविलियन पर्पस के लिए हम जब यूरेनियम की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी नामीबिया के साथ में बहुत है। और माइंस एंड मार्बल्स, ये जो वो कई क्षेत्र हैं जो भारत के साथ में एक क्लोज संबंध बना सकते हैं। और ये सभी देश, हम जिन देशों में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है, सभी देश इनमें एनरिच्ड रिसोर्सेज हैं, इनके पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और ये सब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्रोथ है, उसको उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जो फोकस है भारत का, कि हम ना केवल
ग्लोबल साउथ को एक साथ एक वॉइस क्रिएट करें। और ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ी जो बात उभर के आई कि G20 समिट जब भारत में हुआ तो उसमें अफ्रीकन यूनियन को हमने उनकी एडवोकेसी की और उनको G20 में एक सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को लेके आए। तो हम एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ की वॉइस बना रहे हैं ताकि जो बड़े प्रेसिंग इश्यूज हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हैं कि प्रेसिंग इश्यूज हैं कि एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, अभी COP30 में जब बात आएगी और ब्राज़ील COP30 को वो करेगा तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक सेशन भी चेयर किया। उसमें ये बात आई कि जो क्लाइमेट जस्टिस है, जो उसके लिए फंड जुटाने की बात है और ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कंसर्न है वो ग्लोबल नॉर्थ को कैसे हम उनसे मैक्सिमम मोबिलाइज करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो अमेरिका उससे क्लाइमेट नेगोशिएशन से अपने आप को बाहर रख रहा है। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजनरी दृष्टिकोण है जो शुरू होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नामीबिया भी एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य हैं और बाकी जो इश्यूज हैं जो डिस्कशंस हैं, डायलॉग है, उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू होगा, एग्रीमेंट्स होंगे क्लाइमेट चेंज पे, डेवलपमेंटल इश्यूज पे नामीबिया के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो विजिट है ये ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंटल ड्राइव की तरफ आगे ले जाना है। और उसमें डेवलपमेंट में एक बड़ी बात जो आती है कि वो जो डेवलपमेंट होगा वो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा, वो स्टेट सेंट्रिक नहीं होगा। दुनिया दूसरी तरफ धकेली जा रही है, दुनिया को हम युद्ध की तरफ और आर्म्स रेस और न्यूक्लियराइजेशन की तरफ दुनिया को धकेला जा रहा है। तो वहां से हटके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शांति और सहयोग की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, जहां पे भी जाते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, ये सहयोग और डेवलपमेंट का समय है। तो ये जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजन कर रहे हैं कि ये मानव केंद्रित विकास, और इस मानव केंद्रित विकास में ये सब देश जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये भारत के साथ में हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़े। ये पहला विषय। दूसरा विषय जब आता है, जब हम ऐतिहासिक पार्टनरशिप की बात करते हैं और एक कहते हैं कि ज्वाइंट जो हमारा एक संघर्ष रहा है कि हम एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, ये इतिहास अफ्रीकन कंट्रीज का रहा है। महात्मा गांधी से लेके आप देखिए कि जब हम नस्ल और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, भारत में भी वही लड़ाई लड़ी जा रही थी, अफ्रीका में भी जो भारतीय नेतृत्व के साथ में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो जब नामीबिया का जो स्वतंत्रता आंदोलन, जो नामीबिया को पहले कहते थे कि साउथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसमें भी भारत ने बहुत स्ट्रांगली नामीबिया के पक्ष को रखा। एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हम आज़ादी से पहले हम नामीबिया की आज़ादी की बात करने लग गए थे। हालांकि बाद में अफ्रीका के साथ में रहे और 1990 में ये आज़ाद हुए, 1994 में हमारे डिप्लोमेटिक संबंध कायम हुए नामीबिया के साथ। तो आप ये देखिए कि भारत का जो एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म का जो एक अपना बेस है, उसको भी स्ट्रांगली अफ्रीकन और नामीबिया कंट्रीज के साथ में रखा। जो तीसरी बात आती है कि ये लड़ाई जो है डेवलपिंग कंट्रीज की लड़ाई, और जिसको हम कहेंगे भारत ने एक नॉन अलाइनमेंट को बहुत स्ट्रांगली इस विचार को आगे बढ़ाया और उसमें अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट रहा। तो वो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उसमें आज भी हम उसकी प्रासंगिकता को तलाश करते हैं जब हम अफ्रीकन कंट्रीज और खासकर जब नामीबिया जैसे देशों को हम अपने साथ रखने की बात करते हैं। तो ये कई मल्टीफेसिड जो एक पार्टनरशिप, एक स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग जो भारत और नामीबिया के बीच में डेवलप हुई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे 1998 में, लेकिन बायलैटरल विजिट जो अभी हुई है ये एक वार्मथ देगी और जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं, उस डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। जी, प्रोफेसर संजय, प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की यात्रा के एक तरह से अंतिम चरण में है। नामीबिया से और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन 5 देशों की यात्रा पिछले 1 दशक में हम देखें अगर इतनी लंबी यात्रा, और खासकर इस यात्रा में जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है, वो साफ दिखाता है कि किस तरह से अफ्रीका के देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा मजबूत करने की तरफ प्रधानमंत्री की इस यात्रा का पूरा एक तरह से केंद्र रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एम्बेसडर आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रोफेसर संजय आप भी जुड़े रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस कार्यक्रम में।
कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करें भारत नामीबिया संबंध और प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा पर भी। एम्बेसडर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की इतनी लंबी यात्रा हुई और हमने देखा कि हर देश ने किस तरह से आतंकवाद के संदर्भ में प्रधानमंत्री और भारत के उस पूरे रुख को समर्थन किया है। यानी कि एक तरफ आतंकवाद पर सख्त रुख, जो प्रधानमंत्री ने कहा जीरो टॉलरेंस की नीति, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस डबल स्टैंडर्ड्स के लिए भी आतंकवाद को लेकर। और ब्रिक्स के सम्मेलन से ही इस बात का एक तरह से ऐलान प्रधानमंत्री ने किया और बहुत सख्ती से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने के लिए कहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस लिहाज से भी? नामीबिया तक पहुंचते हुए भी हम घाना, त्रिनिदाद टोबैगो देखें तो ये तमाम देश भी किसी न किसी रूप में अलग अलग प्रकार के आतंकवाद से जूझते रहे हैं। जी हाँ, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ पहली दफा नहीं है। इंडिया पिछले 20 सालों से, 25 सालों से इंटरनेशनल फोरम पे आवाज उठा रहा है। और अभी पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद हमने थोड़ा सा फिर से जोर पकड़कर इसको चारों तरफ उठाया है। तो लोग बाग जो है, बहुत सारे कंट्रीज इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक्ट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा डाउट लगता है। क्योंकि हम कितने दिनों से बोल रहे हैं कि एक कंसर्टेड एक्शन की जरूरत है, उसके बावजूद भी कुछ कंट्रीज एक बहुत ही जो है वो संकीर्ण तरीके से इसमें विचार करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, जी हमको फर्क नहीं पड़ता है और हमारे लिए खिलाफत में नहीं है, हम उनको संभाल लेंगे। ये भूल जाते हैं कि जितने भी ये टेरर नेटवर्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी एक नेटवर्किंग है, इनको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप किसी भी एक्सक्यूज पे इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने सही कहा, जीरो टॉलरेंस इंडिया जो है प्रमोट कर रहा है, एडवोकेट करता है जीरो टॉलरेंस। कंट्रीज को, बाकी सबको भी मालूम है, हम बता रहे हैं, उसके पहले भी उन बड़े बड़े कंट्रीज जिनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, उन सबको मालूम होता है, लेकिन उनकी कुछ खास वजह है कि वो उसको मद्देनजर कर देते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं किसी भी तरीके से। कुछ नॉन टेररिस्ट को अपने आप पनाह देते हैं, कुछ उनके फाइनेंसेस को बंद नहीं करते हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्लोज वगैरह करके बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज भी इसमें गुनहगार हैं। तो अब जो है टेररिज्म किसी ना किसी तरीके से हर कंट्री को सता रही है, हर कंट्री को परेशान कर रही है। और हमारा जो संदेश है बड़ा सटीक है, बड़ा सही है कि सब लोगों को एक मिल के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी जो है वो टेररिज्म से। तो प्रधानमंत्री जी जहां पे भी जाते हैं इस बात को उठाते हैं और उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज से मैं कहूंगा जनरली कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज तो इस मामले में बहुत सपोर्ट करते हैं। जो निराशा हमको कभी कभी मिलती है वो डेवलप्ड कंट्रीज से मिलती है, और लेकिन उनका भी रुख धीरे धीरे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। ये एक लंबी लड़ाई है और हम इस लंबी लड़ाई में लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। दुनिया में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और हम दूसरों को बोलते हैं कि साथ में लड़िए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमको याद रखनी है कि इस लड़ाई में जहां तक टेररिज्म इंडिया को अफेक्ट कर रही है, हम अकेले खड़े, और हमको अकेले ही अपना जो है वेयर विदॉल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे जो है हमारे ऊपर इस तरह के अटैक नहीं हो, या हम अटैक हो तो हम उनको, या प्लानिंग हो तो उनको हैंडल कर सकें आसानी से। ये प्रधानमंत्री जी इस चीज के लिए बहुत अवेयर हैं और हमारे को ही अपनी
तरीके से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे कोई आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। जी मिस्टर वीरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो और अब नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करना, भारत अपने लोकतंत्र की पहचान, अपनी उस ताकत को लेकर इन देशों में किस तरह के विश्वास बहाली, किस तरह से इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और इन 3 देशों के संसद सत्रों को संबोधित करने को आप किस तरह से मतलब देखते हैं, क्या मानते हैं इससे? देखिए, ये बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी विजिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि उनको ऐसा निमंत्रण मिले कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करें। एक तो हमारी डेमोक्रेसी को बल दिया जाता है पब्लिकली, दूसरी बात इंडिया के लिए बहुत बड़ी इज्जत है और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी इज्जत है। तो बट इसको जो है वो बायलैटरल परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। हमारा कोई एजेंडा दुनिया में ये नहीं है कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी की बहाली के लिए आगे बढ़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को खूब समझते हैं कि ग्लोबल साउथ की भी आवाज बढ़ानी है, वो भी एक बात ठीक है, डेमोक्रेसी की बात बढ़ानी है, वो भी बात ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए, इंडिया के लिए क्या, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इन विजिट से कैसे बहाल होता है, कैसे इंप्रूव होता है। तो जैसे संजय जी ने बताया, नामीबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है हमारी विजिट के लिए, प्रधानमंत्री की विजिट के लिए, और वहां पे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन जो है वो करने की में बहुत लगे हुए हैं, उसके लिए जो हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी वो कहीं से लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में नहीं है। अगर दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे वो लिथियम का नामीबिया में बहुत बड़ा डिपॉजिट है, और इसलिए नामीबिया को इंपॉर्टेंस देना, नामीबिया से अच्छे संबंध करना, ऐसा इंतजाम करना कि वहां से हमको लिथियम सप्लाईज मिल सके, क्योंकि दुनिया में होड़ लगी हुई है। अगर हम नहीं मेहनत करेंगे तो चाइना सारी चीजें ले जाएगा। ले जाएगा या ले जा रहा है? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है तो हमको ले जाएगा या ले जा रहा है, और विश्व को उसके वो एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। यानी नहीं, हम ऐसे सो नहीं रहे हैं, हमें भी ज्ञात है इसके बारे में, और प्रधानमंत्री की विजिट मैं कहूं इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मालूम है कि नामीबिया में इस तरह की क्रिटिकल मिनरल्स हैं। यूरेनियम की बात करी, हमारा सिविल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल है। और एक बात जो संजय जी ने जिसका जिक्र, हीरे, इंडिया जो है वो रफ डायमंड्स का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है और एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। हमारे यहाँ रफ डायमंड्स आते हैं और उसके बाद डायमंड की पॉलिशिंग एंड कटिंग होती है और फिर निर्यात होता है। मैं इजराइल में रह चुका हूं, तो इजराइल में करीब 25-30 फैमिलीज हैं गुजराती, वो उनका काम यही है कि वहां से जो टेल अवीव का जो एक्सचेंज है, इसी तरह से एंटवर्प में डायमंड एक्सचेंज है, वहां पे खरीदते हैं। तो और ये सब जो होता है एक बड़े बड़े कार्टल्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपियर्स है, उसके थ्रू होता है। अगर हम इंडिया नामीबिया से डायरेक्टली परचेज करना शुरू कर दें तो डायमंड सस्ते में मिलेंगे, अच्छे टर्म्स में मिलेंगे और हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इन सब मामलों को हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है अगर इस मामले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, रफ डायमंड्स का इंपोर्ट, उसके ऊपर जो है हमारी जो निर्यात होता है। तो जितने भी हमारी ये चीजें हैं जिससे हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप ऑफर करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से, लेकिन साथ साथ अफ्रीका में भी हमारा भी जो एक हित है ना वो लगा हुआ है। हम अफ्रीका से एनर्जी रिसोर्सेज को सप्लाई को, अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए, नामीबिया जैसे कंट्री से इतने क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये चीजों को कहीं ना कहीं हमको जो विदेश नीति में और हमें अपने दूसरे देशों से जो संबंध है उसमें अपने उसको सिर्फ भी एक प्रिंसिपल और आइडियलिज्म की बातें नहीं कर सकते कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बिल्कुल बढ़ाने के लिए या डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए नहीं, सबसे पहला हम अपने लिए देखना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं और कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा के दौरान इस पर कुछ सहमति हो सकती है। प्रोफेसर संजय, आपके पास भी आएंगे क्योंकि हीरा उद्योग इतना बड़ा उद्योग है जिसे लेकर ये बात हो रही है। क्या भारत और नामीबिया के बीच डायरेक्ट डायमंड ट्रेड कॉरिडोर
पर सहमति हो सकती है, क्योंकि अभी आज की तारीख तक भारत तकरीबन $800 मिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुका है नामीबिया में। कई ऐसी कंपनियां हैं जो हीरे की पॉलिशिंग, प्रोसेसिंग के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये वाया कुछ और देशों के जरिए भारत तक पहुंचते हैं ये हीरे। तो क्या इसको सरल किया जा सकता है? इस पर और चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक की है। प्रोफेसर संजय, बस आपके पास आते हैं इस ब्रेक के बाद। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर संजय, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरह से एम्बेसडर वीरेंद्र ने कहा कि संबंधों, ग्लोबल साउथ की आवाज, साउथ साउथ कोऑपरेशन, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में तमाम देशों के साथ संबंध अपने एक तरफ है, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के तौर पर इन संबंधों को देखा जा रहा है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर एक लंबी चर्चा, एक लंबी प्रक्रिया रही है और उस दिशा में निवेश और व्यापार भी होता रहा है भारत और नामीबिया के बीच लंबे समय से। हम जानते हैं हीरे की कटिंग, प्रोसेसिंग का एक पूरा एक तरह से एक बड़ा निवेश और एक बड़ा व्यापार रहा है। लेकिन क्या अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ इसे दूसरे फेज में, यानी कि बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड डायमंड इंडस्ट्री के तौर पर, क्या सीधा संपर्क भारत की डायमंड कैपिटल सूरत के साथ हो पाएगा इस यात्रा के दौरान, और क्या अड़चने अगर नहीं होता है तो? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को इस तरीके से रखता हूँ। देखिए, भारत की विदेश नीति के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिनके आधार पे भारत अपनी विदेश नीति, चाहे वो आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया, वैसे ही एक्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो पॉलिसी है उसमें निश्चित रूप से जो कल्चरल कनेक्ट है, हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में रहा। फिर होता है कॉमर्शियल कनेक्ट की जब हम बात करते हैं, और जो कॉमर्शियल कनेक्ट में जब सबसे बड़ा जो विषय आता है उसमें आप कह रहे हैं कि एक डायमंड कॉरिडोर। इसमें बेसिकली 4 महत्वपूर्ण एरियाज हैं जिसमें भारत नामीबिया के साथ जुड़ने की बात कर रहा है। पहली बात जो माइंस सेक्टर है, क्योंकि माइंस सेक्टर एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग सेक्टर है जिसमें निश्चित रूप से डायमंड भी उसमें निकलता है, और डायमंड कॉरिडोर जो सूरत एक बहुत बड़ा एक हब है इंडिया में डायमंड व्यापार के लिए, और ना केवल अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी व्यापार होता है। तो डायमंड कॉरिडोर और माइंस के साथ साथ मार्बल भी आता है, डायमंड भी आता है, और एक जो सबसे बड़ा विषय है जो यूरेनियम का, क्योंकि यूरेनियम में भी उसमें बातें चल रही है, क्लैरिटी कुछ करनी है, कुछ एग्रीमेंट्स हमारे किए हुए हैं। तो यूरेनियम का भी कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ पाएँ। तो ये जो 4 क्रिटिकल एरियाज हैं जिसमें भारत नामीबिया के साथ स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल कनेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं तो चाइना का जिक्र किया, चाइना का आज अफ्रीका में लगभग $200 बिलियन का ट्रेड है, हमारा $100 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन भारत बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, एम्बेसडर साहब ने भी कहा, और ये बात मान के चलिए कि जो अभी हमारा लगभग 76 और 90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम अगले कुछ वर्षों में इसको 150 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट हम अफ्रीकन कंट्रीज में करें। और अफ्रीकन कंट्रीज की जब बात करते हैं तो नामीबिया बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्ट्रांग है। तीसरा जो कनेक्ट है, जो मैं उसको कहूँगा
चाहूँगा कि जो फिजिकल कनेक्ट की बात करते हैं तो मैं उसको जियो स्ट्रेटेजिक कनेक्ट के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और नामीबिया और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं सागर की, जो भारत का एक अपना सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल में नामीबिया और अफ्रीकन कंट्रीज हमारे जो इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ में जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक नेक्सस क्रिएट करते हैं, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मॉरिशस गए तो उसको और आगे बढ़ाया और हमने महासागर की बात कही कि हमने कहा कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो उसमें भी अफ्रीका और हमारे जो लिटरल कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन के, उनको जोड़ के हम फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। आज हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्ट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। हम कल अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी कॉरिडोर क्रिएट करके, जिसमें डायमंड कॉरिडोर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यात्रा से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटी बिल्डअप। और कैपेसिटी बिल्डअप में देखिए अभी तक हमारा कई सेक्टर्स में कॉपरेशन है। जैसे हम एजुकेशन की बात करें तो भारत ने लगभग 12 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया विंग्स क्रिएट करके नामीबिया यूनिवर्सिटी में। तो जो एजुकेशनल कॉपरेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो ट्रेनिंग्स की बात है, भारत बहुत स्ट्रांगली फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी उनको पर्सनल्स को और हेल्थ सेक्टर्स को हम ट्रेनिंग देने की बात जब हम करते हैं तो कैपेसिटी बिल्डअप नामीबिया और अफ्रीकन कंट्रीज में होगा। ये भारत को बहुत स्ट्रांग एक जुड़ाव देगा। इसी के साथ साथ प्रोफेसर संजय, यहीं पे आपको रोकते हुए, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, तो अगर हम हीरे की इंडस्ट्री की ही बात करें तो इसमें भी अगर नामीबिया के साथ, भारत के साथ अगर नामीबिया इस क्षेत्र में और आगे बढ़ता है तो सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं है हीरे की पूरी इंडस्ट्री उसके निवेश से, इसमें नामीबिया का भी एक बड़ा फायदा जुड़ा हुआ है, जिसमें नामीबिया की वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन है, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, थर्ड पार्टी एक तरह से इंटरफेरेंस या डिपेंडेंसी खत्म होती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक विषय मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। देखिए जो चाइना का वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ अफ्रीकन कंट्रीज को, बेसिकली डेट ट्रैप की तरफ उनको लेके गया है। साउथ एशिया का भी उदाहरण है। और अफ्रीकन कंट्रीज ये बात समझ गए कि चाइना सिर्फ हमारे क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर रहा। भारत वहाँ पर भी कैपेसिटी बिल्डअप करके डायमंड इंडस्ट्री और डायमंड सेक्टर्स को वहाँ पे फ्लोरिश करके और हमारी कंपनीज वहाँ जा रही है। जो मैंने कहा कि 150 बिलियन डॉलर का हमारा टारगेट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम वहाँ पर जो डायमंड सेक्टर है वो वहाँ पे अगर बढ़ेगा और वहाँ पे हम टेक्निकल सपोर्ट देंगे, एक्सपर्टीज देंगे और कैपेसिटी बिल्डअप नामीबिया में ही करेंगे तो नामीबिया की अपनी इकोनॉमी भी बहुत उभर के आएगी। तो ये जो चाइनीज जो लेसन इन्होंने लिया है उससे हटके अफ्रीकन कंट्रीज भारत को देखने लगे हैं, एक अल्टरनेट के रूप में देखने लगे हैं और निश्चित रूप से इनके अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी मैंने कहा कि मानव केंद्रित विकास की बात कर रहे हैं। किसी खास कंट्री को कि अपने एम्बिशंस को ध्यान में रख के सारे क्रिटिकल मिनरल्स को आप इंपोर्ट करके वहाँ पे डेट ट्रैप कर दो और रिसोर्सेज का आप डेफिसिट क्रिएट कर दो, वो हमारा मकसद नहीं है। हम वहाँ के उन देशों को साथ में, क्योंकि हमारा इतिहास और उनका इतिहास एक जैसा रहा है, हम एक्सप्लॉयटेशन रेजिम से बाहर निकल के, कॉलोनियल रेजिम से बाहर निकल के हम इंडिपेंडेंट स्टेट हुए और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चैलेंजिंग जो इंपीरियलिस्ट इकोनॉमिक इंपीरियलिस्ट पावर है, पहले यूरोपियन हमारे यहाँ पे करते थे, अभी चाइनीज एक नया न्यू इंपीरियलिस्ट इकोनॉमिक इंपीरियलिस्ट पावर। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, इसी बात पर एक राय एम्बेसडर से भी लेना चाहेंगे और मैं अपने दोनों ही मेहमानों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंच गए हैं। हमें अभी वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे होंगे। उससे पहले एम्बेसडर, जिस तरह से भारत की साझेदारी को लेकर बात हो रही है, भारत ग्लोबल स्तर पर, भारत एक मेजर इन्वेस्टर, नॉलेज पार्टनर के तौर पर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के तौर पर, बिजनेस कोलैबोरेटर के तौर पर उसने कई ऐसे देशों में अपने आप को स्थापित किया है। भारत की पहचान ये है। ऐसे में जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, हीरे की इंडस्ट्री की बात हो रही है, यूरेनियम की आपूर्ति की बात हो रही है, जो कि एक लंबे समय से चर्चा जारी है, ऐसे में खासकर क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो एक उदाहरण चाइना का साफ दिखाई देता है। विश्व किस तरह से उससे निपटने की कोशिश कर रहा है।
इस बीच भारत की अपनी एक पहचान, एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर जो है, उसमें आप किस तरह से देखते हैं नामीबिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के बढ़ने की क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं आपको, या क्या चुनौतियां भी दिखाई देती हैं? देखिए, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि चाइना का मॉडल बहुत फर्क है। चाइना बहुत ज्यादा लोन देके और एक डेट ट्रैप में डाल देता है कंट्रीज को, ऐसा मजबूर कर देता है कि उनको अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मॉर्टगेज करना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक तो कह के होता है, एक अनकहे तरीके से भी हो जाता है, प्रैक्टिसेस को देख के होता है। लेकिन चाइना के जब जो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उसमें चाइना से बहुत बड़ी संख्या में लेबर रख जाती है और वो वहां पे एक जगह में बस जाती है, तो लोकल लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इसलिए लोकल लोगों को उस टेक्नोलॉजी का कोई इल्म भी नहीं होता है, तो एक नाम के बतौर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है। इंडिया का फर्क ये है कि जब इंडिया प्रोजेक्ट लगाती है तो इंडिया बहुत सारे लोकल लोगों को इन्वॉल्व करती है, नॉट जस्ट एट लेबर लेवल बट सुपरवाइजरी लेवल, टेक्नोलॉजी लेवल। बहुत सारे लोग जो प्रोजेक्ट्स में जरूरत पड़ती है उनको ट्रेन करती है, तो एक इनडायरेक्ट वे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो ही रहा है इंडिया के प्रोजेक्ट्स लगाने से। जी, एम्बेसडर, नामीबिया के संदर्भ में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर एम्बेसडर देखें तो हमने देखा नामीबिया में किस तरह से रेलवे, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, वाटर यूसेज प्लांट्स, रोड्स, इन सब का एक तरह से लगातार निर्माण किया है और सहयोग दिया है भारत ने। हम आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच गए हैं और भारत और नामीबिया के संबंधों के लिहाज से 27 वर्षों में ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, बेहद अहम यात्रा। दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाती हुई ये यात्रा है। तीस वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार और सहयोग के नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना है। चीतों और दुर्लभ खनिजों के लिए मशहूर नामीबिया भारत का पुराना मित्र रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये महज राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। ऊर्जा, खनिज, टेक्नोलॉजी, रक्षा और पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है।
भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक आउटरीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ग्लोबल साउथ में भारत के संबंधों को बढ़ाना और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा बेहद अहम रही और नामीबिया यात्रा कई बड़े संदेश देते हुए है, जहां एक तरफ वैश्विक चुनौतियों और विश्व की कुछ बड़ी समस्याओं के समाधान और उनके हल की दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा को देखा जा रहा है। भारत के नामीबिया से संबंध आज़ादी से भी पहले के हैं। 1946 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। तब नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका था और अपने उन संघर्ष के दिनों में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की आज़ादी का मुद्दा उठाया था। 1990 में नामीबिया के आज़ाद होने के बाद भारत ने वहां अपना उच्चायोग की स्थापना की और नामीबिया ने 1994 में भारत में अपना उच्चायोग स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक नए अंदाज में दिखाई दिए विंडहोक एयरपोर्ट पर, जहां भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नामीबिया की यात्रा के लिए विंडहोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं।